नमस्कार, शाम 6 बजे की बड़ी डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है 24 का संग्राम, मोदी का पैगाम। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान से दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेताओं को बड़ा पैगाम दिया, बड़ा संदेश दिया। और जिनके सामने लोकसभा के चुनाव है और टारगेट पर दोबारा 25 सीटें राजस्थान की हैं, उन्हें जीतने के लिए नई रणनीति के साथ ही नया मंत्र दिया गया है। इसी मुद्दे पर आज डिबेट करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कैसे प्रधानमंत्री मोदी का तंत्र और भजन लाल की अगुवाई में बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान के सभी लोकसभा की सीटें जीतने की जद्दोजहद में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को ऐसा कौन सा मंत्र दिया जो कार्यकर्ताओं का जोश हाई कर देगा। मोदी ने दिया जीत का मंत्र। मोदी मंत्र से जीत की हैट्रिक। लोकसभा की डगर 25 सीट पर नजर। 24 का संग्राम, मोदी का पैगाम। तो 24 का संग्राम और इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, मोदी का पैगाम, उनकी क्लास, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उत्साह का माहौल है। इससे पहले राजस्थान जीत करके बीजेपी उत्साहित है, उसके साथ दो अन्य राज्यों के चुनाव परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में आए और इसी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है। आज चर्चा इसी बात को लेकर के कि 24 का संग्राम और प्रधानमंत्री का जो पैगाम है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सहायक सिद्ध होगा। 25 की 25 सीटें राजस्थान की जीतने को लेकर के हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, मदन प्रजापत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी महासचिव पीसीसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मितेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जैमिनी साहब, शुरुआत आपके कमेंट के साथ, आपकी टिप्पणी के साथ कि आखिरकार प्रधानमंत्री का राजस्थान का दौरा और भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश, आगामी लोकसभा का चुनाव, ये तीनों चीजें आप इन्हें किस संदर्भ में देख पा रहे हैं? कितना बीजेपी को फायदा, उनके कार्यकर्ताओं का जोश हाई होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर में प्रवास कुछ और संकेत दे रहा है, क्योंकि जहां सबसे कम अनुभवी मुख्यमंत्री है तो वो राजस्थान में है। विष्णु साय केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। अगर मोहन यादव की बात करें तो तीसरी बार है, पहले मंत्री भी रह चुके हैं। तो कहीं न कहीं राजस्थान की डगर थोड़ी मुश्किल भरी है। उस डगर में आज जो छोंक का काम किया वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कर दिया। उन्होंने मुकुल वासनिक से मुलाकात की और 3 सीटों पर चर्चा की, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट भाजपा के लिए निश्चित रूप से चुनौती है। बांसवाड़ा में 5 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती है और वहां पर भाजपा तीसरे नंबर पर रही है। ऐसे ही धौलपुर में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई है। शेखावाटी, अब इसमें 3 सीटों में नागौर की सीट आरएलपी को देने के लिए चर्चा हुई है और बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट बाप को देने की चर्चा हुई है और सीकर में सीपीएम को देने की चर्चा हुई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिना विधिक सरकार के, विधिक राय के ये सरकार चल रही है। आज एक बड़े समाचार पत्र ने बहुत प्रमुखता से खबर छापी है कि आप विधिक सलाहकार तो लीजिए, और आप कभी बीपी अग्रवाल को भैरव सिंह जी बनाते थे, आपको कैलाशनाथ भट्ट, जिसको भी संगलोभी से जिसको भी बनाना बना तो दीजिए। बिना विधिक सलाह के आप सरकार चला रहे हैं, ये एक चुनौती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चुनौती है कि आपको याद होगा 1998 का साइन, जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कोई भी विभाग नहीं लिया था और पहले वित्त मंत्री सीएस बैद थे, 1.5 साल बाद प्रद्युम्न सिंह जी बन गए थे, तो वो उनके कमरों में जाकर बातें सीखते थे। देखिए, सीखने से कोई आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मिनिस्टर्स मीटिंग्स ले रहे हैं उन्हें पहले प्रेजेंस पता होनी चाहिए कि हम क्या जा रहे हैं। जितनी भी मीटिंग्स हो रही है उनमें ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत प्रेजेंटेशन, बहुत तैयारी के साथ मंत्री जा रहे हैं। यह कहीं न कहीं मोदी जी को लगा है डर। और देखिए, जो विधानसभा सीटें उसके हिसाब से 11 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। अब ठीक है, राम नाम की लहर तो चलेगी, उसका मोदी जी कितना, तारक मंत्र इनका राम नाम ही है, राम ही सबको तारेंगे। तो केवल राम नाम के सहारे 25 का आंकड़ा तीसरी बार राजस्थान में छू सकते हैं। बाकी कई चीजें टेक्निकली फंसी हुई है। आप देखिए, जो पीआईएल दायर हुई
जल जीवन मिशन जिस घोटाले को लेकर किरोड़ी लाल जी ने सड़कों पर पसीना बहाया, उसकी पैरवी करने के लिए कांग्रेस के अपॉइंटेड एजी वहां पैरवी कर रहे थे, डबल एजी। यानी आपको डबल एजी इनकी याद नहीं आ रही। जो सुबोध अग्रवाल जिनके घर ईडी ने छापा मारा, वो सुबोध अग्रवाल आज तक बने हुए एसीएस। हालांकि मोदी जी कह के गए कि हमारी सब पर नजरें हैं, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग मत करना, गलत काम मत करना, एक रिचार्ज करके गए, वो एक अच्छा काम करके गए। नहीं जैमिनी साहब, अभी तो सरकार बनी है, अभी ये जल्दबाजी नहीं होगी कि हम कह रहे हैं कि बिना विधिक सलाहकार के या फिर इस तरह से मंत्री तैयारी के नहीं आ पा रहे हैं। 22-23 दिन हो गए अभी सर, जिस तरीके से हॉस्पिटल जरूरी है, जी, विधिक तो बहुत जरूरी है। बिना ला के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? आपका कोई डिसीजन पॉलिसी गलत होगी तो कानून को चुनौती दे देगा। तो कानून तो एजी डबल एजी तो बहुत जल्दी अपॉइंट होते हैं। जी, मदन प्रजापति जी से जवाब ले लेते हैं। आज एक टिप्पणी मदन प्रजापति जी का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में वापस आता हूं। मदन जी, जो सवाल उठा रहे हैं जैमिनी साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और उन्होंने राजनीति को बड़े करीब से कई सालों से देखा है, उस लिहाज से उनके जवाब आपके पास क्या है कि ऐसे आप 25 सीटें कैसे जीत पाएंगे? और चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने उतनी ही बड़ी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जनमत मिला और डबल इंजन की सरकार की बात आ गई तो जनता की उम्मीदें उतनी हाई हो जाती है, फिर छोटी छोटी गलतियां भी जनता तक पहुंचती हैं। देखिए हेमंत, मैं जो जैमिनी जी ने कहा ये इनका अपना राजनीतिक विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो विधिक सलाहकार की बात की है वो जल्दी है। बिल्कुल अभी 3 दिन मिनिस्टर या 4 दिन मिनिस्टरों के बंटवारे हुए हैं विभागों के, और ये कह रहे तैयारी की बात नहीं की, तो ये बहुत जल्दी होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सरकार बनी है वो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को छोड़ के विकास की बात करते हैं। आज कोई भी विपक्षी दल केंद्र के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। हम ना तुष्टीकरण करते हैं और ना ही हम परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। वही मूल मंत्र जो है वो राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की है कि द्वेषता से काम नहीं करना है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, अधिकारियों के साथ में प्रताड़ना करना, ये काम सरकार का नहीं है। सरकार को अपनी योजना बना के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, कैसे जनता ने जो विश्वास हम में दिखाया है, जनता ने जो विश्वास पिछले 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी पे दिखा रही है और अब राजस्थान में दिखाया है, उस विश्वास को कायम रख के और गरीब, किसान और महिला की सरकार कैसे बने, एक आदर्श सरकार कैसे राजस्थान में बने, इसकी हम बात करते हैं। रही बात 2025 की, तो 2025 में 25 की 25 सीटें जीतने के लिए राम की जरूरत नहीं है। हम तो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर राजनीति नहीं करते, हम तो विकास पे राजनीति करते। 500 साल से अगर कोई राम मंदिर पे अगर वोट बटोर रहा था और अगर डरा रहा था, धमका रहा था, तो वो कांग्रेस डरा रही थी, धमका रही थी कि राम मंदिर बन जाएगा, बीजेपी आ गई तो अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो जाएगा। ना डर की राजनीति होगी, ना भ्रष्टाचार की राजनीति होगी, ना तुष्टीकरण की राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी। आप कह रहे हैं कि 24 के लिए राम की जरूरत नहीं है, लेकिन राम के आशीर्वाद की जरूरत तो हर जगह पड़ेगी आपको। नहीं, हम तो सांस्कृतिक वाले लोग हैं, हम तो भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। राम का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर रहा है और हमेशा रहेगा, उससे हमको कोई नहीं रोक सकता। क्यों रहेगा? क्योंकि हम तो राम की बात करने वाले हैं। जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं उनको आशीर्वाद की जरूरत है, और वो जो पहले राम को नकारते थे अब राम के आगे कनक दंडोत करते हैं। जो पहले धर्म को नकारते थे, जाति को नकारते थे, वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। लेकिन अब तो विपक्ष एकजुट है, अब तो इंडी गठबंधन के तौर पर विपक्ष एकजुट है। मदन प्रजापति जी, ये पिछली बार वाला चुनाव लोकसभा का वैसा नहीं होगा, इस बार विपक्ष एकजुट है। इंडिया गठबंधन के तौर पर आपके सामने एक मजबूत दावेदारी हर जगह होगी। हाँ हेमंत जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया विपक्ष मजबूत है। यह गठबंधन नहीं है, यह ठगबंधन है। यह परिवारवाद को और व्यक्तिवाद, और यही बात तो कांग्रेस कहती है कि भाई हम भी इकट्ठा हो रहा है। यही बात कांग्रेस कहती है कि हम भी तो राम के भक्त रहे हैं, आप अकेले राम के ऊपर ठेकेदारी क्यों कर रहे हैं? हम भी राम के भक्त रहे हैं, हम भी जय श्री राम, और हमारे भी भगवान राम है, सबके हैं। मैं दोनों, अगर आप समय देंगे तो मैं दोनों का जवाब दे देता हूं, राम का भी दे देता हूं आपको, और जो विपक्ष के जो गठबंधन की बात है वो भी बताता हूं। ऐसा गठबंधन है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर, ईडी के अधिकारियों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बंगाल की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, और यहां पे आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के जो है
वो वहां के ऊपर प्रश्नीय चिन्ह लगता है। गठबंधन है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को स्पष्ट कर देना चाहिए। तो ये जो है वो गठबंधन जो है वो जनता के लिए नहीं है। वो भी तो आप पर आरोप लगा रहे हैं प्रजापति साहब, वो भी तो आप मणिपुर पर चुप रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने हेमंत जी। मणिपुर पे हम चुप नहीं रहते हैं, मणिपुर के ऊपर विपक्ष अविश्वास। और एक और बात जोड़ना चाहता हूं मदन जी, अब राहुल गांधी इसी वजह से अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करेंगे। उन्होंने कहा कि हम वहां से शुरुआत करेंगे जहां पर आप चुप रहते हैं। मैं आपको, आप सुनेंगे इसका जवाब, तो बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं इसका जवाब दे देता हूं। विपक्ष मणिपुर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए मणिपुर के नाम पे। राहुल गांधी लोकसभा में बोले लेकिन मणिपुर का मैं नहीं बोले, और जैसे ही प्रधानमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए संपूर्ण विपक्ष पीठ दिखा के चले गए। और आप महिला की बात कर रहे हैं, ये राहुल गांधी वही राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कश्मीर को बदनाम करने के लिए एक बोलते एक महिला आई, उन्होंने कहा कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हो गया, दुष्कर्म हो गया। जब दिल्ली पुलिस नाम पूछने गई, उस महिला को न्याय दिलाने के बजाय राहुल गांधी छुपते फिरे इधर से उधर। तो यह दर्शाता है कि मणिपुर के ऊपर बात नहीं करना चाहते। चर्चा करना विपक्ष का मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा करना है। और महिला की बात यह करेंगे, इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस रहने के बाद में कितनी बार राहुल गांधी ने बोला, कितनी बार प्रियंका गांधी ने बोला, अरे बच्ची को बलात्कार करके जिंदा भट्टी में जला दिया गया था, रक्षक की भक्षक बने हुए थे, महिला का अपहरण करके दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी, बलात्कार कर दिया जाता था। इनके विधायक जो मेवाराम है वो सामूहिक बलात्कार के अंदर अभी है, जोराराम का बेटा सामूहिक बलात्कार में फंसता है, और माननीय उस टाइम के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उसको क्लीन चिट दे देते हैं। हाईकोर्ट की फटकार पड़ती है, काम नहीं करते। महेश जोशी के बेटे का किस तरीके से नाम आया, कानून नहीं किया। आंख पे पट्टी जब बन जाती है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पे, जब जहां उनकी सरकार में महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, वहां लड़की हूं लड़ सकती हूं नहीं, जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां याद आता है। और हम तो चर्चा करने के लिए तैयार थे। आज बात करना चाहता है विपक्ष, संसद में आते चर्चा करते, चर्चा नहीं करना चाहते, किसी मुद्दे में चर्चा नहीं करना चाहते, इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया है। स्वर्णिम जी जवाब दीजिए। मदन प्रजापति ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं आपकी कार्यशैली को लेकर के, और सवाल तो मेरा सीधा सीधा यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफ गारंटी है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जोश है, प्रधानमंत्री का मंत्र जो है जीत को लेकर के, उसके प्रति बीजेपी बड़ी आश्वस्त है। आप कैसे निपटेंगे? आपके सामने ये बड़ी चुनौती है लोकसभा का चुनाव। मुझे आशा है हेमंत जी कि मुझे जितना समय मेरे साथियों को दिया गया उतना ही दिया गया जाएगा, कोई बीच में टोकेगा नहीं, पूरी हर चीज का मैं जी। तो अजीत पवार, हेमंता विश्वास शर्मा और ये सारे जितने बड़े बड़े ईमानदार लोग थे, इनके कसीदे ईमानदारी के प्रधानमंत्री जी ने ही काढ़े थे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं, बहुत ईमानदार रहे होंगे, शायद प्रधानमंत्री जी भी ईमानदारी इनको कहते थे। बड़ी ईमानदार पार्टी है। मैं जानना चाहता हूं कि विजन क्या है आपका राजस्थान में कोई विजन नहीं है। आपके सरकार आने के बाद अब ना तो कोई कानून व्यवस्था कहीं फेल हुई है, ना कोई बलात्कार की घटना हुई है। शायद मदन प्रजापति जी जब इनका नंबर आएगा बता पाएंगे। प्रतिदिन 2 जिले से 3 जिले से बलात्कार की खबरें अखबारों में छपती है, लूट डकैती और कहना चाहिए पुलिस वालों पे जो है हमले हो रहे हैं, जीपें चढ़ाई जा रही हैं। ये रोज खबरें मैं देख रहा हूँ, मुझे तो दिख रही है। हो सकता है हेमंत जी आपके भी संज्ञान में आई होंगी, ये खबरें आ रही है रोज। कानून व्यवस्था अगर इनके हिसाब से ये बढ़िया है, हाँ, अगर आपने, हाँ आप दिखाते ही होंगे, हाँ। निश्चित रूप से जब भी इनको जो है अगर कानून व्यवस्था बढ़िया लग रही है। मेरा सवाल ये है तो कि आप कहते थे, ये कानून व्यवस्था आप कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह को लेकर के आरोप भी लगा रहे थे। अब लोकसभा का जो चुनाव ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जहां आपके सामने बड़ी मजबूत चुनौती है, कैसे निपटेंगे? आपकी तैयारी क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी उस फॉर्मूले पर जाएगी? क्योंकि यह भी चर्चा है कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज जो है उन सबको उतारा जा सकता है, अशोक गहलोत से लगा करके तमाम बड़े दिग्गज उनको चुनाव में उतारा जा सकता है। उस रणनीति पर आप काम करें जैसे बीजेपी ने विधानसभा में किया। हाँ हेमंत जी, मैं इस बात का जवाब दे देता हूं कि देखिए, उच्चतम न्यायालय के आदेश के पश्चात ट्रस्ट बन करके राम मंदिर बन रहा है, सब खुश हैं। भगवान राम के आशीर्वाद से 55-60 साल तक हमने देश में राज चलाया, क्योंकि सब जानते हैं भगवान राम के आशीर्वाद बगैर, भगवान की इच्छा बगैर कुछ नहीं होता, तो वो हमने चलाया। वोट नहीं मांगे कभी, ये तय बात है।
आस्था हमारे मन में पूजनीय है, हमने पूजा की और हर जगह पे हम मन में विश्वास रखे, उनके बताए मार्ग पर चले। जनता का लेकिन मंदिर तो नहीं बनवा पाए ना, इतने साल तक रामलला टेंट में ही रहे ना। टेंट में तो किसने रखा ये तो आप सबको पता है। बाकी ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट था, जजमेंट हुआ तभी ये निर्णय हुआ। कब मंदिर बनेगा, कौन बनाएगा, ये बात भी हेमंत जी उतनी ही सच है जितनी सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान के नाम पर वोट मांगे और राजनीति की। दूसरी चीज, आपने राजस्थान के चुनाव की बात कही तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि हर चुनाव में एक विजन होता है जनता के बीच। आज 22 दिन में, 25 दिन में, अभी 1 महीना हुआ है काउंटिंग हुए, लेकिन ये पुरानी सरकार याद आने लग गई। जब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत लाभ मिलना बंद हुआ, आरजीएस में लाभ मिलना बंद हुआ, जितने लोग कल्याणकारी कार्य हम कर रहे थे वो सब आज जब ठप हो गए और कोई सुनने वाला नहीं है, सुनवाई करने वाला नहीं है। चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि सरकार के दम पर कुछ नहीं हो सकता, प्राइवेट जो है प्लेयर्स को भी आना पड़ेगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने इसी विजन पर हम चुनाव लड़ेंगे, दिग्गजों को विधानसभा में उतारा, सांसदों को विधानसभा में उतारा, क्या कांग्रेस पार्टी उस रणनीति पर काम कर रही है? आगामी लोकसभा चुनाव में तमाम दिग्गज नेताओं को लोकसभा में उतारा जाएगा, ऐसे नेताओं को जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा या फिर जो राज्यसभा के जरिए सदन में जाते रहे? हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव की तैयारी की जा रही है। ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक मंथन चल रहा है। नीति बना करके बिल्कुल उन्हीं प्रत्याशियों को चुनाव में उतारेंगे जो जीत करके, यह सबसे प्रबल जिनकी जीत की संभावना होगी। तो आप कहिए ना कि तमाम जो दिग्गज नेता वो भी मैदान में उतरेंगे इस बार, चाहे अशोक गहलोत हो या हार गए। अब लड़ेंगे या लड़ाएंगे, सुनिए जी, लड़ेंगे या लड़ाएंगे, चुनाव जिताने के लिए लेकिन सब काम करेंगे और चुनाव जीतना है। जहां जहां हमने लड़ा, डंके की चोट पर जबरदस्त चुनाव लड़ा था राजस्थान में। हाँ, एक कुछ भ्रामक स्थितियां जरूर प्रधानमंत्री जी के आने से बनी कि जो योजनाएं बंद नहीं करेंगे, वो योजनाएं तो बंद हो गई। अब जनता ने देख लिया, वो सब चीजें जनता के संज्ञान में। हमारे तमाम नेता चुनाव में इन्वॉल्व होकर के उनके पास भगवान श्री राम का आशीर्वाद है हमेशा से करेंगे। मदन जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो उनके साथ है, हमारे पास ही है जी। भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो सबके साथ। मदन जी, एक छोटी सी टिप्पणी उसके बाद जाता हूं। लेकिन एक चीज जानना जरूरी है कि क्या योजनाएं चालू रहेंगी या नहीं, बस इतना सा बता दें। देखिए हेमंत जी, मेरे को 10 सेकंड देंगे तो मैं बता देता हूं पूरी बात। अभी स्वर्णिम जी बता रहे थे कि योजनाओं की बात कर रहे थे। स्वर्णिम जी, योजनाएं बंद करना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं, योजनाओं को सुचारू रूप से अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का। योजनाएं बंद कैसे होती है? 2018 में आपकी सरकार आई थी, किसानों को बिजली के बिल पे सब्सिडी मिलती थी 10,000 रुपए। आप आए, बैठे कुर्सी पे, बंद कर दिया। अन्नपूर्णा बता दो, जब अन्नपूर्णा, अरे सुनिए, केवल 1 महीना, अरे अन्नपूर्णा 1 महीना बताइए, मैं बता दूंगा। आपने सब्सिडी कौन से महीने में दी? क्या किसी किसान को मिली? ऐसे 5 किसानों के नाम बता दो, जिला बता दो जहां पे दी हो, क्योंकि मुझे यह पता है कि आपने घोषणा की और आपकी सरकार चली गई। अब देखिए, योजना लागू नहीं हुई थी। बता दीजिए प्लीज। मैं आपकी जानकारी, एक जिला बताओ भाई। मैं आप सुनोगे तो बताऊंगा ना सोनी जी, आपसे ही उम्मीद थोड़ी कर सकता हूं, आपसे इस तरीके की डिबेट की उम्मीद कर सकता हूं क्या? जो आप कह रहे हैं बहुत गलत तथ्य हैं आपके पास में और झूठ है, ये आपके पास झूठा तथ्य है आपके पास में। मैं ये नहीं कहूंगा आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास जो तथ्य मौजूद है वो झूठ है। राजस्थान में किसानों को लगभग 3 साल तक किसानों को बिजली के बिल पे सब्सिडी मिली है और अन्नपूर्णा रसोई जो है वो अन्नपूर्णा रसोई वसुंधरा राजे जी ने चालू की थी, आप आए, बंद कर दी। आपने इसी तरीके से स्टेट हाईवे के टोल बंद कर दिए और भामाशाह योजना जो थी उसको 3 साल तक कुंडली मार के राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठ गए। कोविड काल के अंदर गरीब अपने घर के गहने बेच के और वो करते रहे। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, हमारी योजना है, पूर्वी राजस्थान से इन्होंने इतना फैलाया, भ्रम किया कि हम ये आरसीपी, आपको पूर्वी राजस्थान में भी जवाब मिल गया और राजस्थान के कर्मचारियों से भी जवाब मिल गया। लेकिन मैं हेमंत जी एक चीज ये कह रहे हैं कि आप राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं। ताला तो इन्हीं के राज में खोला गया था। देखिए हेमंत जी, ताला खोलने वाले ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं, जब विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो दोबारा जो है मस्जिद का निर्माण कराएंगे। ये कोर्ट में हल्फनामा देने वाले हैं जो ये कह रहे थे कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, उसको मना करने वाले। राम सेतु को तोड़ने का आदेश किसकी सरकार में जारी हुआ, ये है। दूसरी चीज ये लटकाना, आपको 2019 का चुनाव ध्यान है, 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में PIL दायर करने वाला लेकर कौन था? के भारतीय ये जनता जानते हैं पार्टी क्या को ऐसे? रामलला याद आए, स्वर्णिम केवल और केवल राजनीति यही, करने के देखिए लिए, स्वर्णिम जी। चुनाव लड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए याद आए आपको। स्वर्णिम जी, मैं बता रहा हूं ना आपको, उससे वोट पहले किस कभी याद आए? मेरे से पूछा सवाल। लेकिन सवाल यह है, मैं एक सवाल और करना चाहता हूं हेमंत जी। स्वर्णिम जी, आप सवाल करिए लेकिन जवाब भी सुनिए। हाँ, आप जवाब भी बोलो, सुनिए। मैं जल्दी आपके से बोलो, सवाल का स्वर्णिम जी, स्वागत बोलिए, करता बोलिए, हूं। जल्दी से बोलिए। और आप वरिष्ठ हाँ, मैं प्रवक्ता यही हैं। कहना चाह रहा नहीं, हूं सुनिए। कि क्या भारतीय जनता पार्टी को 80 में बनी थी तब रामलला याद नहीं है? क्या जब इस संघ का आपने गठन किया तब आपको याद नहीं है? 87 के बाद अचानक आपको वोट मांगने चुनाव आ रहे थे तब आपको याद आए? और आज तक कभी याद आते हैं? उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। आपके गठबंधन की पार्टियों ने कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई, ये बार बार मुद्दा उठता है। मैं और जवाब मैं एक हिंदुस्तान के शासन में जब कांग्रेस शासन में रही, कांग्रेस ने केवल और केवल जनहित की बात की, किसी को और किसी के लिए व्यक्तिगत काम नहीं किया। ठीक है, मैं आता हूं प्रजापति जी, एक टिप्पणी बाद में लूंगा। जैमिनी साहब, आपने दोनों की बात सुनी है, देखिए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने क्या है? ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार नई स्ट्रेटेजी के साथ लोकसभा के चुनाव में जा रही है। आपको लगता है कि तमाम जो दिग्गज नेता है, राजस्थान में भी चुनाव लड़वाएगी कांग्रेस पार्टी और ये काट होगी बीजेपी की? देखिए, अगर ऐसा कर पाए, कांग्रेस में प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्यूशन तो अवेलेबल हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने में बड़ा जोर आता है, ये प्रॉब्लम है। बीजेपी में क्या है कि पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिसिप्लिन है, जो हमने देखा कि तमाम बीजेपी के नेता किस तरीके से एक सूत्र में बंधे नजर आते हैं। कांग्रेस में कमी आती है, मीटिंग्स की कोई बात बाहर नहीं आती है। तमाम हमने देखा, चाहे मुख्यमंत्री के नाम का हो, चाहे मंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो वितरण हो, ये भाजपा की एक, मैं कहूंगा कि पावरफुल वेपन है इनका, और जिससे सक्सेस हो रही है। और जो मोदी जी ने कहा है कि हम गांव तक जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में 60 से 70% जो आबादी है वो आज भी गांव में रहती है, और अगर हर विधायक एक गांव जाए तो निश्चित रूप से रूरल डेवलपमेंट जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज अर्बन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका मेजर रीजन है कि गांव की तरफ ध्यान दिया ही नहीं है। आजादी के 75 साल बाद भी आज गांव में न रोजगार है, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है। ठीक है कि स्वच्छता अभियान के तहत जी। ठीक है स्वर्णिम जी, बिल्कुल कम समय है। स्वर्णिम जी, जल्दी से बता दीजिए कि आपकी पार्टी के भीतर गुटबाजी, भ्रष्टाचार और इसकी वजह से कांग्रेस हारी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में ये सब दूर हो पाएंगे? और प्रधानमंत्री ने ये कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि आप जो कांग्रेस ने गलतियां की उनसे दूर रहिए, ट्रांसफर, पोस्टिंग, भ्रष्टाचार, गुटबाजी से दूर रहिए, सरकार रिपीट कैसे हो, इस पर काम हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी ग्रासरूट वर्कर के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। ग्रासरूट वर्कर के साथ हमारा संवाद प्रारंभ हो चुका है, वार रूम प्रारंभ हो चुके हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अब जीत तो गए, जैमिनी साहब कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के भीतर कोई मानता ही नहीं है। नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। सब एक जाजम पर बैठकर के चुनाव लड़े थे, एक जाजम पर बैठकर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी जीते, केवल इसके लिए काम होगा। 25 में से एक हमारी सीट नहीं आई थी, लेकिन इस चुनाव में आपको परिणाम बहुत सकारात्मक कांग्रेस के पक्ष में हमें देखने को मिलेंगे। प्रजापति छोटी सी टिप्पणी, उन्होंने सवाल देखिए, पहले तो मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहता हूं जो आपने इनके गठबंधन के लिए बोली है। ये वही अरविंद केजरीवाल है। मैं चाहूंगा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बंद कर दो, सारी जांच एजेंसियां बंद कर दो। एसीबी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस-किस ये आपका गठबंधन है और किस-किस नहीं। स्वर्णिम जी, ये इनका इस देश के साथ बहुत बड़ा ऐसे कमजोर गठबंधन से कैसे आप दूरी को लगाएंगे? बंद कर दो आप कांग्रेस खुद मजबूत है, गठबंधन को भी हम जिताएंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आगामी चुनाव आने दीजिए। समय नहीं है। बहुत शुक्रिया जैमिनी जी, मदन प्रजापति जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनौतियां बड़ी है कांग्रेस पार्टी के भीतर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश है उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश आई है। अब देखना होगा कि राजस्थान की 25 सीटों में कौन किसका दबदबा कैसे होता है और क्या भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें राजस्थान से जीत पाती है। नमस्कार।